कंप्लीट किए थे हायर एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें मुख्य रूप से HIs का रिकंस्ट्रक्शन एंड कंसोलिडेशन था, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स डिज़ाइन थी, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस था, एंड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया, और हायर एजुकेशन GER को 2030 तक 50% तक कवर करने के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा उसके आगे की शुरू करते हैं, लेकिन उस चर्चा को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो हायर एजुकेशन में ये पॉलिसी जो हमारा एक तरीके का जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है, जो एक नियामक हमारा संरचना है, उसको पूरी तरीके से ये चेंज करती है, और जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ HEIs है या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको बदलने की बात करती है। तो एक तरीके से पूरा का पूरा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा रेगुलेशन सिस्टम का या रेगुलेटरी सिस्टम का। तो आज हमारी जो पहली चर्चा होगी, यानी हम 6 पॉइंट को डिस्कस करते हैं, और पॉइंट है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है रेगुलेटरी सिस्टम का, यानी जो हमारी नियामक तंत्र है संस्थाओं का, उसको बदलने की बात की जा रही, उसका आधुनिकीकरण की जाने की बात की जा रही है। और यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है, वहाँ पर एक बिंदु लाया गया है सिंगल रेगुलेटर सिस्टम। सिंगल रेगुलेटर सिस्टम की बात की जा रही है, यानी एकल नियामक तंत्र बनाया जाएगा यहाँ पर। और ये जो सिंगल रेगुलेटर सिस्टम है, यानी अब जो संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने का या संस्थाओं को के मानकों के निर्धारण का या उनको उनका वित्त पोषण करने का जो कार्य है वो अभी तक अलग अलग संस्थाएं करती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पर UGC काम करती है। जब हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पर AICTE काम करती है। जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया काम करती है। जब हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो काम करता है। जब हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन बात करती। यानी भारत में उच्च शिक्षा के जितनी भी डायमेंशंस हैं, हर डायमेंशंस की जो नियामक संस्थाएं हैं, जो उनका जो रेगुलेटरी सिस्टम है, उसकी जो अपेक्स बॉडी है वो अलग अलग है। और इससे जो एक सभी शिक्षा के बीच जब हम एक समन्वय की बात करते हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संस्थाओं के जो आपसी हित होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, और फिर ये संस्थाएं एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करती हैं, जिससे शिक्षा की प्रगति बाधित होती है। तो सरकार ने इस बारे में विचार किया कि जब हम सारी शिक्षाओं को, यानी सारी शिक्षा को एक संस्था के अंदर लाने की बात कर रहे हैं और एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट देखा जा रहा, तो फिर ये सारी संस्थाओं को भी आपस में मर्ज कर दिया जाए। यानी शिक्षा का ही केवल मर्ज जो है वो इमर्जन नहीं हो, शिक्षा को ही हम आपस में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि इन शिक्षा का संचालन करने वाली जो राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं, उन राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का भी हम क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे। और अब जो उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो प्रशासनिक और प्रबंधकीय संदर्भों में संस्थाएं हैं, वो सिंगल विंडो सिस्टम पर काम करेगी। तो वो जो सिंगल रेगुलेटर होगा, उस सिंगल रेगुलेटर को यहाँ पर कहा गया हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर उसको HECI कहा गया, यानी इसको हम कहते हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना जाएगा।
या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के नाम से वो जाना जाएगा। अब ये जो हमारा HECI होगा, इसकी 4 बॉडीज होंगी मुख्यतः। यहां पर इसकी 4 बॉडी होंगी। जो पहली होगी वो होगी सामान्य शिक्षा परिषद, यानी हम इसको कहेंगे जर्नल एजुकेशनल काउंसिल, यानी इसको हम कहेंगे सामान्य शिक्षा परिषद। ये इसका पहला बॉडी होगा इसका। जो दूसरी बॉडी होगी हम उसको कहेंगे नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, यानी वो NHERC कहलाएगी। हम इसको नाम कहेंगे नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, या इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद। जो तीसरी बॉडी होगी इस कमीशन की वो होगी हमारी NAC, यानी नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, यानी हम इसको कहेंगे राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। और जो चौथा अंग होगा इसका वो कहलाएगा हमारा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, यानी हम इसको कहेंगे हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, या इसको हम उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद के नाम से जानेंगे। यानी ये जो इसके 4 मुख्य अंग होंगे, और एक कॉमन चीज आप देख रहे होंगे कि हर जगह परिषद शब्द लगा हुआ है, हर जगह काउंसिल। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग होगा वो भारत में उच्च शिक्षा का एक नियामक संस्थान होगा, और इसका जो दर्जा होगा वो जैसे नीति आयोग या योजना आयोग है भारत में उस तरीके से होगा। और संसद में कानून बनाकर इस जो है वो आयोग का गठन किया जाएगा, और इस आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होगा वो भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा, और इसका जो चेयरमैन होगा वो चेयरमैन का जो दर्जा होगा वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होगा। यानी जो भारत का चीफ इलेक्शन कमीशन है उस चीफ इलेक्शन कमीशन के समकक्ष उसको भत्ते, वेतन और सुविधाएं और उसको शक्तियां प्राप्त होंगी। लेकिन जो पदेन प्रेसिडेंट यानी जो उसका पोस्टल प्रेसिडेंट होगा वो PMO ऑफ इंडिया होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये पूरी की पूरी जो उच्च शिक्षा का नियामक तंत्र है उसको बदलने की बात हो रही है यहाँ पर। अब भारत में
जो शिक्षा संबंधी कार्य होगा उसका जो एक सिंगल रेगुलेटर होगा, जो एक एकल नियामक तंत्र होगा, वो होगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक अ प्लानिंग कमीशन या जस्ट लाइक अ नीति आयोग। अब इस आयोग की 4 सहायक संस्थाएं होंगी, 4 सहायक परिषदें होंगी, 4 काउंसिल हैं यहाँ पर। एक है हमारी यहाँ जनरल एजुकेशन काउंसिल, एक है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, एक है नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल एंड लास्ट है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। अब ये चारों काउंसिल्स का जो काम है वो अलग अलग होगा। जैसे हमारी जो जनरल एजुकेशन काउंसिल होगी, इसका काम होगा मानक निर्धारण का, यानी स्टैंडर्ड जो निर्धारित करने का काम है उच्च शिक्षा का। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो करिकुलम फ्रेमवर्क होगा फॉर हायर एजुकेशन का, तो जो नेशनल करिकुलम ऑफ हायर एजुकेशन होगा, यानी जब हम सिलेबस की बात करते हैं, चाहे वो शिक्षकों के योग्यताओं के बारे में बात, अभी ये काम यूजीसी कर रही है, क्योंकि यूजीसी क्या काम कर रही है, यूजीसी रेगुलेशन का भी काम कर रही है, यूजीसी हाई एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को भी फॉर्मेट करती है, यूजीसी टीचर्स का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ का हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशंस में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसका, या किसी अधिकारी का या किसी प्रशासनिक पद के लिए जो न्यूनतम योग्यता चाहिए उनके मानकों का निर्धारण करती है। तो अब भारत में उच्च शिक्षा के संदर्भ में चाहे वो पाठ्यक्रम संबंधी मानक हो, चाहे वो अध्यापकों के नियुक्ति संबंधी मानक हो, चाहे वो किसी गैर शैक्षणिक कर्मचारी के नियुक्ति संबंधी मानक हो, तो जितना भी ह्यूमन रिसोर्स हायर एजुकेशन में काम कर रहा है, जितना करिकुलम एंड कंटेंट हायर एजुकेशन में यूज किया जाएगा, चाहे वो कोई भी एजुकेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल जो है यहाँ पर एजुकेशन हो, हर तरह की प्रोफेशनल एकेडमिक हर तरह की एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स का डिटर्मिनेशन होगा वो हमारी जनरल एजुकेशन काउंसिल ही करेगी। तो इसका काम जो है वो स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स को डिटरमाइन करने से है इन ऑल ओवर इंडिया। फिर आती है जो दूसरी संस्था, वो है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसका जो काम होगा वो काम होगा मान्यता प्रदान करने का, मान्यता देना, यानी जो रिकॉग्निशन देना है वो इसका काम होगा। ध्यान रखें कि ये 2 चीजों को छोड़कर, यहाँ पर मान्यता देने का काम है, यहाँ पर 2 को छोड़ करके, एक चिकित्सा शिक्षा और दूसरी है विधि शिक्षा को छोड़कर। ध्यान रखिए कि यहाँ पर लीगल एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन, अर्थात जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो वैसे काम करती रहेगी, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, अर्थात ये 2 का जो है विलय नहीं होगा। एक एमसीआई जिसे हम कहते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और दूसरा जो बीसीआई है यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये 2 एजुकेशंस को छोड़ करके सभी प्रकार के जो एजुकेशंस को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको चलाने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं की जो अपेक्स बॉडी है उनको मर्ज करके नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाया जाएगा, और इसका काम होगा संस्थाओं को मान्यता देना कि वो संस्था जो है वो कोर्स चलाने योग्य है या नहीं। फिर है नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल। इसका जो काम होगा वो काम होगा ग्रेडिंग करना होगा। इसका जो काम है वो है ग्रेडिंग करना, और ग्रेडिंग करने का मतलब है उसका आकलन करना, यानी असेसमेंट करना संस्था का, या उसका मूल्यांकन करना। अभी जो काम नैक करती है वो काम अब क्या करेगी, यानी यहाँ पर जो असेसमेंट शब्द है वो हटा दिया गया। अब इसका काम केवल प्रत्यायन का होगा, ग्रेडिंग करना होगा संस्थाओं को जाकर के ABC करके ग्रेड, जैसे नैक अभी करती उस तरह का काम जो है वो नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल करेगी। एंड जो हमारा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल है, इसका काम केवल और केवल होगा वित्त पोषण करने का, अर्थात जो अभी यूजीसी क्या करती है,
तमाम तरीके की छात्रवृत्तियां देती है विद्यार्थियों को, तमाम तरीका का जो है अनुदान देती है शैक्षिक संस्थाओं को, आर्थिक मदद जो पहुंचाती है भौतिक संसाधन या संस्थागत या ढांचे के विकास में। अब उसका काम जो करेगी वो हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल करेगी। जितना भी फाइनेंशियल सपोर्ट है हायर एजुकेशन में, चाहे इन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप हो, चाहे इन फॉर्म ऑफ सेमिनार्स एंड सिंपोजियम के आयोजन हो, तो अभी तक ये काम यूजीसी करती है। तो बहुत सारा जो काम है बांट दिया गया है। और ये जो 4 है, यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से क्या ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 4 संस्थाएं जो हैं, इन चारों संस्थाओं के नाम क्या है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि ये चारों संस्थाएं किस विशेष कार्य या प्रयोजन हेतु बनी है, या इनकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होगी। जैसे अगर हम सामान्य शिक्षा परिषद की बात करें तो सामान्य शिक्षा परिषद का मुख्य रोल क्या होगा, तो सामान्य शिक्षा परिषद का मुख्य रोल होगा उच्च शिक्षा से संबंधित मानकों एवं मापदंडों का या स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स का निर्धारण करना एवं विकास करना। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद का क्या काम होगा, तो ये जो परिषद होगी वो चिकित्सा शिक्षा और विधि शिक्षा को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार की उच्च शिक्षा से संबंधित शिक्षा की जितनी भी जो है अनुभाग हैं, उनसे संबंधित संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का काम करेगी। फिर जो राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद है, इसका जो काम होगा पूरे भारतवर्ष में उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थाओं का जाकर के निरीक्षण करना, उनका इंस्पेक्शन करना और उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनकी ग्रेडिंग करना। फिर जैसे उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद का काम क्या है, तो पूरी की पूरी जो है उच्च शिक्षा में जितना भी फाइनेंशियल सपोर्ट है या यूं कह लीजिए कि जितना हम वित्त पोषण है वो इस संस्था के द्वारा किया जाएगा। चाहे वो छात्रवृत्तियां हो राष्ट्रीय महत्व की, चाहे वो संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान हो, या किसी तरह के शैक्षिक विकास हेतु तमाम आयोजित होने वाले जो शैक्षिक कार्यक्रम हैं उनके आयोजन होते व्यय की जाने वाली राशि। यहाँ पर तो ध्यान क्या रखना है, ये 4 संस्थाएं किस संस्था का, इनका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म के साथ इनका जो काम है वो काम मेनली क्या है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि जैसे अगर हम बात करें तो जैसे जीईसी है, जो हमारी यूजीसी करिकुलम डेवलपमेंट काउंसिल है, वो खत्म हो जाएगी। यूजीसी ने 1990 में यूजीसी की एक ब्रांच है जिसे हम करिकुलम डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो यूजीसी का मेन काम था वो खत्म हो गया, नैक खत्म हो जाएगी, यूजीसी का यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और दूसरा, जितनी भी शिक्षा से संबंधित संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का अस्तित्व खत्म होगा। तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये जो सिंगल रेगुलेटर सिस्टम है इसकी वजह से क्या बदलाव आएंगे, तो उन बदलावों को जरा अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो अब जो है वो एक सिंगल रेगुलेटर सिस्टम, एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा। अब ये जो 4 इसके मुख्य अंग हैं, ये 4 मुख्य अंग बना देने से उच्च शिक्षा में क्या बदलाव आए, जरा उन बदलावों को हम जरा समझते हैं। तो अब बदलाव पहला तो ये आया कि जो यूजीसी है, चाहे वो एआईसीटीई है, चाहे वो आपकी आरसीआई है, चाहे वो डीईबी है, नैक है, ये सारी संस्थाओं का क्या होगा, अस्तित्व समाप्त होगा। यानी पहला प्रभाव क्या दिखेगा इसमें, यानी यूजीसी, एआईसीटीई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, नैक, एनसीटी, ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये क्या हो जाएंगी, अब एबोलिश हो जाएंगी, एबोलिश हो जाएंगी, यानी ये अब समाप्त हो जाएंगी। पहला प्रभाव तो ये होगा। और इन सभी के जगह पर क्या काम करेगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया काम करेगा। दूसरा, यहाँ पर जो प्रोफेशनल एजुकेशन से संबंधित संस्थाएं हैं, जैसे अगर हम बात करें कि
टीई हो गया यहाँ पर, एंड AICTE हो गया, NCVT हो गया। ये जितनी भी संस्थाएं हैं, यानी ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित संस्थाएं हैं, और इन संस्थाओं को हम करेंगे डेवलप एज PSS B कह सकते हैं, यानी हम यहाँ पर इनको प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स सेटिंग बॉडीज कहा जा सकता है, यानी इनको हम कह सकते हैं पेशेवर मानक निर्धारक निकाय। और ये सब जो मिल करके काम किसको करेंगी, ये रिपोर्ट करेंगी, यानी जो हमारी जनरल एजुकेशन काउंसिल है, रिपोर्ट टू GEC, यानी जो जनरल एजुकेशन काउंसिल होगी उसको ये रिपोर्ट करेंगी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जितनी भी पेशेवर या प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड संस्थाएं होंगी, उन संस्थाओं का, चूंकि वो संस्थाएं खत्म होंगी, तो उन संस्थाओं को क्या है, अब हम किस फॉर्म में डेवलप करेंगे, उनको हम डेवलप करेंगे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज। और चूंकि स्टैंडर्ड सेटिंग का काम किसका होगा, जनरल एजुकेशन काउंसिल का होगा या सामान्य शिक्षा परिषद का होगा, तो ये जितने भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज होंगी वो किसको रिपोर्ट करेंगी, वो रिपोर्ट करेंगी जनरल काउंसिल यानी सामान्य शिक्षा परिषद को। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सामान्य शिक्षा परिषद का जो कार्य होगा वो होगा पूरे देश में शिक्षा, उच्च शिक्षा से संबंधित मानकों का या मानदंडों का निर्माण एवं निर्धारण करना। तो चूंकि ये मानक निर्धारण से संबंधित संस्थाएं होंगी, तो इसलिए ये GEC को रिपोर्ट करेंगे। चलिए, एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि जो GEC है वो डेवलप करेगी, डेवलप नेशनल हायर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा। डेवलप यानी यहां पर इसको हम कहेंगे नेशनल हायर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क बाय GEC, यानी जो जनरल एजुकेशन काउंसिल है या सामान्य शिक्षा परिषद है वो किसका विकास करेगी, वो विकास करेगी नेशनल हायर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क, अर्थात जो पूरी की पूरी उच्च शिक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उन पूरे के पूरे पाठ्यक्रमों का निर्माण करेगी या उनका पूरा का पूरा जो है वो विकास करेगी, चाहे वो किसी भी शिक्षा से संबंधित हो। यहाँ पर एक चौथा पॉइंट यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर मान्यता प्रदान करने का जो कार्य होगा या जो उसके निरीक्षण संबंधी कार्य होगा या जो हमारा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगी वो एक फेसलेस संस्था होगी, एक फेसलेस यानी सेल्फ डिस्क्लोज ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन जो है वो सेल्फ डिस्क्लोजर सिस्टम पर बेस्ड होगी। अर्थात ये संस्थाएं तो होंगी लेकिन ये फेसलेस होंगी, अर्थात यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम होगा, बहुत ज्यादा पेपर वर्क नहीं होगा करप्शन को खत्म करने के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा जो नियामक तंत्र होगा शिक्षा में या जो मान्यता प्रदान करने संबंधी जो पूरी की पूरी व्यवस्था होगी वो एक चेहरा रहित होगी, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष का उसमें हाथ नहीं, संस्था ही काम करेगी और संस्था से व्यक्ति सीधे डील करेगा। वहां पर संस्था से संबंधित कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से डील नहीं करेगा, अर्थात पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो ऑनलाइन होगा
आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपके पास जो है वो एक प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस के तहत अगर आपका सारा जो डेटा है वो करेक्ट है तो आपको घर बैठे बिना किसी क्लर्क से आपको इंटरफियर किए या बिना किसी अधिकारी से आपकी मीटिंग किए हुए आपको जल्दी से जल्दी वो सर्टिफिकेट रिलीज होगा या आपका वो जो कार्य है वो कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ पर एक यानी ये जो पूरी की पूरी जो संस्था होगी वो क्या होगी, एक तरीके से ये क्या है, एक फेसलेस सिस्टम होगा। यहाँ पर फेसलेस सिस्टम का मतलब है कि पूरा का पूरा ये जो होगा वो ऑनलाइन होगा, वेब बेस्ड होगा, यानी इनका का पूरा जो है वो पोर्टल होगा। इन सारी संस्थाओं में काम करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति से जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की नीड नहीं होगी। तो अब यहाँ पर फिर जैसे अब जब हमने ये संस्थाएं बनाई, नियामक संस्थाएं बनाई, और जब हमने एक मल्टीडिसिप्लिनरी की बात की तो उससे 2-3 चीजें और निकल करके आती हैं। तो अब जरा हम उसको एक तीसरे पॉइंट के रूप में डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि भारत में एक ही संस्था काम करेगी और वो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। और ये आयोग राष्ट्रीय महत्व का आयोग है क्योंकि प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे और इसका जो चेयरमैन होगा वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के समकक्ष का एक अधिकारी माना जाएगा या एक व्यक्ति माना जाएगा। इनका निश्चित कार्यकाल होगा, निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाएंगे सदस्य, तमाम और भी इसके अंदर की तमाम बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ये 4 इसके मुख्य अंग हैं, उनके नाम ध्यान रखने हैं, उन चारों अंगों का मुख्य कार्य क्या है वो ध्यान में रखना है, और ये पूरे की पूरा जो पूरा का पूरा तंत्र होगा वो फेसलेस होगा। ये इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब एक नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं और वो है ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात की जा रही है। यानी अब पूरी की पूरी जो हायर एजुकेशन होगी वो होगी ग्रेडेड ऑटोनॉमी पर। तो हम लोग एक अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रेडेड ऑटोनॉमी की। अब ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी क्या है जरा इसको समझते हैं। यानी ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब है ग्रेड आधारित स्वायत्तता। अब ये ग्रेड आधारित स्वायत्तता की बात की जा रही है और ये जो स्वायत्तता है ये 3 क्षेत्रों में बात की जाएगी। यहाँ पर पहली एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में बात होगी, दूसरा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के बारे में बात की जाएगी, एंड तीसरी जो होगी वो होगी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। यानी शैक्षिक गतिविधियों संबंधी स्वायत्तता, प्रशासनिक संबंधी स्वायत्तता और आर्थिक संबंधों या वित्तीय संबंधी स्वायत्तता के बारे में बात की जाती। अर्थात अब संस्थाओं को जो एक इंडिपेंडेंसी दी जाएगी वो उनके ग्रेड या उनकी गुणवत्ता के आधार पर दी जाएगी। जो संस्था जिस लेवल पर ग्रेड लेकर के आएगी, जितना उसका क्वालिटी इंप्रूव रहेगी, कितना उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड रहेगा, गवर्नमेंट उसको उस लेवल की ही क्या करेगी, वो स्वतंत्रता देगी। अब यहाँ पर जब हम एकेडमिक ऑटोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं तो एकेडमिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उन शैक्षिक गतिविधियों को चलाने संबंधी स्वायत्तता के बारे में बात की जा रही है। यानी यहाँ पर जो हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज है उनके बारे में बात की जाएगी। यहाँ पर ये जो है वो एजुकेशनल एक्टिविटीज के बारे में बात की जा रही है, चाहे वो पाठ्यक्रम संबंधी बात हो, चाहे वो परीक्षा संबंधी स्वतंत्रता हो, चाहे वो नामांकन या एडमिशन संबंधी स्वतंत्रता हो, इसके बारे में संस्थाओं को पूर्ण अधिकार दे दिया जाएगा। वो उस पर किसी भी व्यक्ति का कोई जो है हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के बारे में बात की जा रही, यहाँ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के बारे में बात की जा रही है। तो यानी यहाँ पर जो नियुक्ति संबंधी है, जो रूल एंड रेगुलेशन संबंधी कार्य है संस्था के अंदर, जो उनका स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, प्रिंसिपल बनाने संबंधी कार्य है,
उस क्षेत्र को हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है यहाँ पर कि हम वहाँ पर उनको जो उनका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है या जो उनका फंड अर्निंग प्रोसेस है, तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की अगर बात करें तो यहाँ पर हम उनको फंड अर्निंग की जो है वो स्वतंत्रता देंगे। अब फंड अर्निंग का स्वतंत्रता का मतलब है केवल फंड अर्निंग पर नहीं, चाहे उनको फीस संबंधी डिसीजन लेने के बारे में बात की जाए या उनको स्कॉलरशिप देने संबंधी बात की जाए, और यहाँ पर जो है वो रिक्रूटमेंट संबंधी जो मेन है उस चीज को आप समझ सकते हो। यहाँ पर जो बात होगी वो नियुक्ति संबंधी बातें हैं। तो तीनों ही क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब ये जो रिक्रूटमेंट संबंधी, ये केवल रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ यहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं है, यहाँ का पूरा जो है वो प्रशासन और प्रबंधकीय तंत्र की बात है। इसको यहाँ पर एक नाम दिया गया यहाँ पर, और उसको नाम दिया गया बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का यहाँ पर जो है वो गठन किया जाएगा, और इसको कहा गया है इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। अब ये इंडिपेंडेंस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस क्या होगा? एट ओनली हाई ग्रेडेड इंस्टीट्यूट, यानी जितने भी हाई ग्रेडेड इंस्टीट्यूट्स होंगे, उच्च ग्रेड प्राप्त की संस्थाएं होंगी, उनमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन किया जाएगा, अर्थात उनको एक स्वतंत्रता दी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि वो आप एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन करें। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को एक तरीके से आप कमेटी समझिए, एक तरीके से ये एक तरीके का एक संगठन होगा, एक समिति होगी, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ये संस्था का सर्वोच्च जो एक संगठन होगा, और इसे संस्था प्रमुख से लेकर के संस्था के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के नियुक्ति संबंधी जो है वो अधिकार होंगे। उस पर किसी भी व्यक्ति का, यानी ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगी, ये बिना जो है किसी गवर्नमेंट यानी किसी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट का कोई भी या किसी ब्यूरोक्रेसी का इस पर कोई भी इंटरफियर नहीं होगा, ना ही इस पर किसी तरीके का कोई बाहरी संस्था जो है वो हस्तक्षेप करेगी। तो ये पूर्ण रूप से एक अधिकार प्राप्त समूह होगा लोगों का, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। और ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो है वो जो हमारी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है। बस ध्यान ये रखना है कि ये जो है ये किसके अंडर में काम करेगी? ये काम करेगी जो हमारी नेशनल हायर एजुकेशनल रेगुलेटरी काउंसिल है, उसके प्रति जवाबदेह होगी। तो उसकी देखरेख में उसके प्रोविजन में, चूंकि जो नियामक संस्था है वो हमारी जो हमने अभी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ा, उसमें जो नियामक संस्था थी वो क्या थी? हमारी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल थी। तो ये जो है उसके अंडर में काम करेगी, अंडर द जो है वो NHERC के अंडर में काम करेगी। लेकिन ये पूरी की पूरी जो है ये कहीं ना कहीं जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देने की बात की जा रही है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी को अमली जामा पहनाने का काम जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस करेगा। अब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के गठन के लिए बस शर्त ये होगी कि वो संस्था हाई ग्रेडेड जो है वो इंस्टीट्यूट होना चाहिए, या हाई ग्रेडेड जो है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज होनी चाहिए, तभी उसको बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। तो ये पूरी की पूरी जो पॉलिसी है ये उच्च शिक्षा में एक स्वतंत्रता की बात कर रही है, चाहे वो तीनों तरह के जो संस्थान है, चाहे वो टाइप 1 इंस्टीट्यूट हो या टाइप 2 हो या टाइप 3 हो, तीनों को ही ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिलेगी। और वो तीनों की जो ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी वो एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल तीनों सेक्टर में होगी। अब कितनी किसको मिलेगी ये डिपेंड करता है कि उसका ग्रेड क्या है। हो सकता है किसी को एकेडमिक मिल जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ना मिले, हो सकता है किसी को एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों मिल जाए, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ना मिले, हो सकता है कि उसको तीनों सेक्टर में उसको ऑटोनॉमी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाए, उसको बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाने तक की जो है वो परमिशन मिल जाए। लेकिन ये सब कुछ
जो नैक यानी जो नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल है या जो राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद है उसके द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन या आकलन के पश्चात प्रदान की गई ग्रेड पर डिपेंड करेगा। तो ग्रेडेड ऑटोनॉमी ध्यान में रखना है एग्जाम की दृष्टि से, और यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी किस 3 क्षेत्रों में दी जा रही है। तो वो ग्रेडेड ऑटोनॉमी के जो 3 मुख्य क्षेत्र होंगे वो होंगे जो हमारे अकादमिक गतिविधियां हैं, जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं और जो यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां हैं, उन 3 क्षेत्रों में मिलेगा। और एक चौथी बात यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस क्या है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस एक इंडिपेंडेंट लोगों का, सक्षम लोगों का, योग्य लोगों का समूह होगा किसी भी संस्था के अंदर, जो संस्था के प्रमुख से लेकर के संस्था से संबंधित सभी व्यक्तियों के नियुक्ति, उनके सेवा काल, उनकी जो संस्था के नियम कानून, संस्था के जो मानक हैं, संस्था के रूल रेगुलेशंस, उनको बनाने का एक अधिकार प्राप्त होगा। और ये एक गैर सरकारी समूह होगा। इसमें सरकार का या कोई प्रतिनिधि नहीं होगा, सरकार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, और ना ही सरकार का इस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस पर किसी तरीके का कोई इंटरफियर या हस्तक्षेप होगा। तो ये पूरी की पूरी तरह जो है एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करेगी। चलिए एक और संस्था के बारे में, एक और रिकमेंडेशंस के बारे में बात करते हैं, और वो रिकमेंडेशन है हमारी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो एक 7वां रिकमेंडेशन देखते हैं इस समिति का, और वो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो पहली दफा ये भारतीय शिक्षा में हो रहा है कि हम भारतीय शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। चूंकि प्राचीन जो हमारी भारतीय शिक्षा थी वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा थी, क्योंकि जो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, वल्लभी विश्वविद्यालय थे, ये सारे विश्वविद्यालयों में विदेशों के बहुतायत छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे और पढ़ते थे। लेकिन आज़ादी के बाद विशेष रूप से जब से ये ब्रिटिशकालीन शिक्षा आई है और भारत में जो विदेशी छात्रों का जो औसत है, भारत में जो विदेशी छात्रों को पढ़ने का जो प्रतिशत है वो निरंतर घटता चला जा रहा है, वो सभी शैक्षिक क्षेत्रों में। और अगर हम इस रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो ये आंकड़ा बताता है कि वर्तमान में भारत विदेशी छात्रों को आकर्षित करने वाले देशों की सूची में 26वें स्थान पर है संसार में। तो एक चीज ये नोट कर लें कि अगर कहा जाए, कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के मामले में फॉर एजुकेशन फॉरेन अट्रैक्ट टू द फॉरेन स्टूडेंट्स फॉर एजुकेशन, तो इंडिया उस रेफरेंस में 26 पोजीशन पर है वर्ल्ड में। तो इसका लक्ष्य जो है वो भारत को विश्व के टॉप 10 देशों में लाना है, ताकि विश्व में भारत जो है वो फिर से एक विश्व जो है ज्ञान गुरु या विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सके, और जो विदेशी विद्यार्थी हैं वो भारत में अधिक से अधिक आकर के अध्ययन और शोध कार्य में भाग लें, यहाँ की शिक्षा ग्रहण करें। तो इस परिप्रेक्ष्य में इस नीति में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात की जा रही है। तो शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है, पहले ये समझ लें। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब है दो तरफा, जो यानी शिक्षा को एक इंडियन एजुकेशन को ग्लोबलाइज करना, यानी उसको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर डेवलप करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन का मोटो क्या है? दो मोटो हैं। पहला तो विदेशी छात्रों को भारतीय संस्थानों में अध्ययन हेतु आकर्षित करना, और दूसरा जो भारतीय विद्यार्थी हैं या जो भारतीय छात्र हैं उन्हें विदेशी संस्थानों में शिक्षण, अध्ययन एवं शोध हेतु जो है वो अवसर उपलब्ध कराना। दो बातें हैं यहाँ पर। जब हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इंटरनेशनलाइजेशन दो रेफरेंस में आपको समझना है। पहला जो इसका रेफरेंस होगा वो होगा फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, और जो दूसरा मतलब होगा फॉर इंडियन स्टूडेंट। तो दो तरफा होगा।
एक तरफ है विदेशी विद्यार्थी और एक तरफ है भारतीय विद्यार्थी। अब ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारतीय विद्यार्थी क्या, विदेशी विद्यार्थी क्या करें, वो भारत में आकर के शिक्षा ग्रहण करें। और जो फॉर इंडियन स्टूडेंट्स का मतलब है एजुकेशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूट, यानी जो भारतीय विद्यार्थी हैं वो विदेशी संस्थानों में, विदेशी विश्वविद्यालयों में जाकर के अध्ययन करें। तो एक तरीके से कोलैबोरेशंस की बात हो रही है। इसी को हम शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण कहेंगे, या यही है हमारा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द मीन्स ऑफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब अट्रैक्ट द फॉरेन स्टूडेंट्स स्टडी इन इंडियन इंस्टीट्यूट या इंडियन यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो provide the facility of Indian student to study in foreign institutes or university, अर्थात विदेशी छात्रों को भारतीय संस्थानों में पढ़ने हेतु आकर्षित करना और दूसरा भारतीय विद्यार्थियों को विदेशी संस्थानों में अध्ययन एवं शोध के अवसर उपलब्ध कराना। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। अब ये कैसे संभव है, ये कैसे होगा, ये पॉलिसी इसके बारे में भी बताती है। पहली बात, अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए पहली चीज है कि अब जो भारतीय विद्यार्थी हैं उन भारतीय विद्यार्थियों को विदेशी संस्थानों में या फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का अवसर कैसे मिले। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो वो फॉरेन जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भेजा जाए सरकार की तरफ से, जो कि अभी भी हो रहा है। बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी अपने निजी प्रयासों से, एजुकेशनल लोन के द्वारा, अपने पर्सनल एफर्ट से, स्कॉलरशिप के थ्रू तमाम फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाकर के स्टडी करते हैं और ये आदिकाल से होता रहा। लेकिन यहाँ पर एक नया चीज है, अब ये जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में कैसे पढ़ने का और रिसर्च का जो है वो फैसिलिटी मिले, इसके लिए ये पॉलिसी क्या कहती है, इसके लिए पॉलिसी कहती है कि जो इंडिया के, जो फॉरेन के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स होंगे उनको हम इंडिया में अपने कैंपस खोलने के लिए एक लिबरल जो है वो एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। अर्थात इसके ये पॉसिबल कैसे होगा, ओपन टॉप 100 फॉरेन इंस्टीट्यूट्स their campus in India at liberal rule policy, अर्थात उदार नीति के द्वारा, उदार नियमों के द्वारा हम क्या करेंगे, जो विदेश के, विश्व के श्रेष्ठ 100 संस्थान होंगे उन्हें अपना कैंपस या उन्हें अपना परिसर हम भारत में खोलने की क्या देंगे, एक परमिशन देंगे या उनको एक स्वीकृति प्रदान करेंगे। और वो कैसे, एक लिबरल रूल पॉलिसी के थ्रू, या थ्रू यहां पर जोड़ सकते हैं, थ्रू लिबरल रूल पॉलिसी के माध्यम से। तो एक उदार नियमों के माध्यम से, एक उदारवादी, यानी उनके लिए तमाम तरीके की सहूलियतें सरकार देगी, उनको फ्री में लैंड देगी, उनको तमाम तरीके के टैक्स रिलैक्सेशन देगी, तमाम तरीके के उनको एफिलिएशन रिलैक्सेशन मिलेगा। तो तमाम छूट दे करके, तमाम तरीके से उन विश्व के 100 श्रेष्ठ संस्थानों को भारत में अपने संस्थान या भारत में अपनी ब्रांच खोलने के लिए, भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए जो है वो आकर्षित किया जाएगा। और इससे जो है वो भारतीय विद्यार्थियों को बड़ी आसानी से और बड़ी सुगमता से और बड़े कम पैसे खर्च में विदेश के, विश्व के श्रेष्ठ संस्थानों में अध्ययन का और शोध का अवसर मिलेगा। दूसरा, अब इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी कि हम फॉरेन स्टूडेंट्स को जो है वो एजुकेशन इन इंडिया, भारत की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे। तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार, इसके लिए जो भारत के श्रेष्ठ संस्थान है उनकी वो जो है वो
उनकी जो है वो एक पब्लिसिटी करेगी, उनकी एक ब्रांडिंग करेगी, उनका प्रचार प्रसार करेगी और ब्रांडिंग तो करेगी, लेकिन उसमें जो मुख्य रूप से सरकार का कहना है, ये पॉलिसी जो कहती है वो है ओपन टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट open top Indian institutes campus in foreign country। अर्थात सरकार क्या करेगी, यहां पर जो भारत के श्रेष्ठ संस्थान है, जो टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो या तमाम और भी संस्थान हैं, इनको अपने कैंपस क्या होगी विदेशों में, यानी जो विदेशी देश हैं वहां पर खोलने के लिए, फॉरेन कंट्रीज में खोलने को सरकार क्या करेगी, उनको प्रोत्साहित करेगी और उनको मदद देगी। तो दोनों तरीके से शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा। भारत में विदेशी संस्थाएं भी ओपन होंगी, लेकिन जो भारतीय संस्थाएं हैं उनकी शाखाएं विदेशों में भी ओपन होंगी, और इससे क्या होगा, जो विदेशी विद्यार्थी हैं उनको भारतीय शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। तो ये जो शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण है, ये इसमें जो मुख्य रूप से जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य की पूर्ति में जो पहला प्रावधान है वो दोनों तरीके का प्रावधान है। हम यहाँ पर विश्व के, या बस यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से क्या ध्यान रखना है कि वो टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स को ही इनवाइट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट अपकमिंग डिकेड्स में टॉप 100 फॉरेन इंस्टीट्यूट्स को इंडिया में अपने कैंपस खोलने के लिए इनवाइट करेगी विद लॉट्स ऑफ लिबरल फैसिलिटीज, बहुत सारी उनको उदारवादी जो है वो छूट दे करके, बहुत सारे उनको सहूलियतें और रियायतें दे करके। और दूसरा, भारत सरकार या भारत के जो श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान है उनको विदेशों में जाकर के अपने कैंपस खोलने के लिए या विदेशों में अपनी जाकर के ब्रांच खोलने के लिए, जिस तरह से बहुत सारे जैसे एसबीआई की तमाम देशों में ब्रांचें हैं, उसी तरीके से अब भारत के जो श्रेष्ठ संस्थान हैं विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न शिक्षा से संबंधित, अब वो जाकर के विदेशों में जाकर के अपनी ब्रांचेस खोलेंगे और वहां पर विदेशी छात्रों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो पहला प्रयास तो है यानी संस्थागत परिवर्तन करके। दूसरा, ये पॉलिसी कहती है शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कि हम यहाँ पर छात्रों की अदला बदली करेंगे, अर्थात एक संस्थागत साझेदारी बनाई जाएगी, मेमोरेंडम साइन किया जाएगा संस्थाओं के बीच, एएमयू साइन होगा यहाँ पर, और उसके तहत भारतीय विद्यार्थियों को एक समझौते के तहत विदेशी संस्थानों में जाकर के कुछ जो है वर्ष, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल अध्ययन का एक अवसर मिलेगा, और समझौते के तहत उस विश्वविद्यालय के छात्र भारत के आके विश्वविद्यालयों में जो है वो अध्ययन करेंगे। अर्थात यहाँ पर एक संस्थागत समझौता किया जाएगा जिसके तहत छात्रों की अदला बदली होगी। तो इससे भारतीय छात्र विदेशों में जाकर के पढ़ेंगे और विदेशी छात्र भारत में आकर के पढ़ेंगे। तो पहला था एक संस्था का विकास, यानी संस्थागत निर्माण करना। दूसरा था संस्थागत समझौता। फिर तीसरा, उन्होंने शोध साझेदारी की बात की, अर्थात तमाम तरीके के जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उनको कंबाइंडली ऑपरेट करने की बात की। कोई एक प्रोजेक्ट लिया जाए और उसमें विदेशी और भारतीय दोनों छात्रों को रखा जाए, तो यहाँ पर एक शोध साझेदारी की बात की गई। तमाम विदेशी और भारतीय संस्थानों का आपस में मिल करके शोध करना, और इस दिशा में बहुत सारे प्रयास हो भी रहे हैं, लेकिन उसको एक उच्च स्तर पर लेकर जाकर के करने की बात यहाँ पर हो रही है। पांचवा जो प्रयास है वो है शिक्षकों का जो है वो आवागमन जो है उसको एक बड़े स्तर पर चालू करना, यानी जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स के प्रोफेसर्स हैं उनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स के लिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में विजिट के लिए ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड किया जाए और भेजा जाए। और साथ ही साथ जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के एकेडमिशियन हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, उनको भी जो है भारतीय विश्वविद्यालयों में विजिट करने के लिए इन्वाइट किया जाए, उनको भी यहाँ पर आकर्षण किया जाए। तो यानी जो छात्रों की अदला बदली तो हो ही, साथ ही साथ जो फैकल्टी है उसकी भी अदला बदली हो सरकार के द्वारा स्पॉन्सर। अभी तक अदला बदली जो है वो केवल और केवल व्यक्तिगत प्रयासों पर है, संस्था के स्तर पर है, लेकिन अब सरकार की का दायित्व होगा, सरकार की ये जवाबदेही होगी कि वो इसके लिए जो आवश्यक धन है, जो सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुहैया कराएगी, ताकि जो हमारे फैकल्टीज मेंबर हैं उनका भी जो है वो एक्सचेंज हो फॉरेन इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट्स के बीच में। और एक लास्ट बात कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं वो तमाम तरह के बहुत हैं, लेकिन
एक मार्केटिंग नहीं है, ग्लोबल मार्केटिंग नहीं है, एक ब्रांडिंग नहीं है। तो अब यहाँ पर ये पॉलिसी इंडियन इंस्टीट्यूट्स की ग्लोबल मार्केटिंग करने की बात कह रही है और उस ग्लोबल मार्केटिंग के द्वारा भी फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया में अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो ये ही था हमारा जो उच्च शिक्षा में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का जो प्रावधान किया गया है। ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है क्वेश्चंस को फ्रेम करने का, इसलिए इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अभी बहुत सारी जो है उच्च शिक्षा से संबंधित चर्चाएं होनी है, लेकिन आज इतना ही रखते। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, इसका फीडबैक आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।